So hello friends, today we are learn about class 9th economics chapter number 3 निर्धनता एक चुनौती का नोट्स करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो आप इसे नोट डाउन कर लेना और एग्जाम में अक्सर इससे 4 या 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो आप इसे नोट डाउन कर लेना और चलिए स्टार्ट करते हैं अपने नोट्स। सो इस चैप्टर का पहला टॉपिक है हमारा निर्धनता और चैप्टर भी है निर्धनता एक चुनौती। सो निर्धनता से अभिप्राय जीवन के लिए न्यूनतम उपयोगी आवश्यकताओं की प्राप्ति के न होने से है। गरीबों की आमदनी इतने कम होती है कि वह उससे अपनी सामान्य जरूरतों भी पूरा नहीं कर सकते हैं। मतलब कि ऐसे व्यक्ति जो काम करते हैं और उनकी आमदनी से वो अपने सामान्य जरूरतों को भी पूरा नहीं कर पाते हैं, उन्हें हम निर्धन कहते हैं। सो बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर जो कि है हमारा 2 प्रकार की निर्धनता। मतलब कि जो गरीबी होती है वो 2 प्रकार की होती है। पहला होता है शहरी निर्धनता और दूसरा होता है ग्रामीण निर्धनता, जिसके बारे में बात करने वाले हैं पॉइंट टू पॉइंट। सो पहले बात करते हैं हम शहरी निर्धनता के बारे में। सो शहरी निर्धनता जिसमें शहरी क्षेत्र में निर्धन लोगों में रिक्शा चालक, मोची, फेरी वाले, निम्न मजदूर पाने वाले श्रमिक इत्यादि आते हैं। उनके पास भौतिक परिसंपत्ति नहीं होती है और वो अक्सर झुग्गी व मलिक बस्तियों में रहते हैं। मतलब कि शहरी निर्धनता में आते हैं रिक्शा चालक, मोची, फेरी वाले, निम्न मजदूर पाने वाले श्रमिक इत्यादि ये सब आते हैं जिनके पास अपनी संपत्ति नहीं होती है और वो जो है झुग्गी व मलिन बस्तियों में रहते हैं। और दूसरा है हमारा ग्रामीण निर्धनता। ग्रामीण क्षेत्र में भूमिहीन किसान, खेतिहर मजदूर, लघु एवं सीमांतर किसान आदि आते हैं। मतलब कि जो गांव में भूमिहीन किसान है जिसके पास भूमि नहीं होती है, खेतिहर मजदूर जो है वो जो है ग्रामीण निर्धनता में आते हैं। सो ये हम बात कर लिए 2 प्रकार के निर्धनता के बारे में और बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर जो कि है हमारा सामाजिक विज्ञानी की दृष्टि में निर्धनता। मतलब कि जो निर्धनता होती है वो एक ही प्रकार की नहीं होती है, बल्कि निर्धनता अनेक प्रकार से हो सकती है, जिसके बारे में बात करने वाले हैं। सामाजिक विज्ञानी की दृष्टि से निर्धनता क्या होती है। सो इसमें से पहला पॉइंट है हमारा निर्धनता का संबंध आय या उपभोग के स्तर से है। मतलब कि जो निर्धनता होती है, गरीबी होती है, वो पैसे और उपभोक्ता मतलब कि खाने के स्तर से होता है। सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो जिसके पास पैसा नहीं है वो गरीब है। उपभोक्ता के स्तर के अलावा मतलब कि खाने पीने के स्तर के अलावा और किस प्रकार से हो सकती है गरीबी। सो कुपोषण के कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी की वजह से हो सकती है। मतलब कि रोग की वजह से लोग बीमार पड़ जाते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं की कमी मतलब कि जो लोग के स्वास्थ्य वो सही नहीं रहता है। रोजगार के अवसरों की कमी, लोगों को रोजगार नहीं मिलता है। सुरक्षित प्रिय और स्वच्छता तक पहुंच की कमी। सो ये कुछ निर्धनता के कारण है जो कि सामाजिक विज्ञानी की दृष्टि में निर्धनता होता है रियल में। सो बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर जो कि है हमारा भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण। मतलब कि देश में रहने वाले कौन व्यक्ति गरीब है और कौन व्यक्ति अमीर है, इन सब का निर्धारण कैसे किया जाता है, मतलब कि डिसाइड कैसे किया जाता है, उन सब के बारे में बात करेंगे। जिससे पहले बात कर लेते हैं निर्धनता रेखा क्या होता है। आय अथवा उपयोग के न्यूनतम स्तर को निर्धनता रेखा कहा जाता है। मतलब कि आय और न्यूनतम उपयोगी आवश्यकताओं की प्राप्ति के न होने से है निर्धनता रेखा। निर्धनता रेखा का निर्धारण 2 आधारों पर किया जाता है। मतलब कि जो गरीबी रेखा है उसका निर्धारण जो है 2 आधारों पर किया जाता है, जिसमें से पहला है हमारा कैलोरी आवश्यकता और दूसरा है आय। तो पहले बात करते हैं कैलोरी आवश्यकताओं के बारे में। ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन तथा शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। कैलोरी का मतलब होता है ऊर्जा की इकाई, मतलब कि एनर्जी का इकाई। मतलब कि ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं वो ज्यादा मेहनत करते हैं, इसलिए ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन और शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, क्योंकि शहर में जो लोग हैं वो मेंटली वर्क करते हैं ना कि फिजिकली। सो ये था कैलोरी आवश्यकता। और निर्धनता रेखा का निर्धारण करने वाला दूसरा आधार है आय, जो कि ग्रामीण क्षेत्र में 816 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह तथा शहरी क्षेत्र में 1000 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह। ये आंकड़े सूरज तेंदुलकर कमेटी द्वारा दी गई थी। मतलब कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला एक व्यक्ति जो है 816 रुपये में अपने खर्चा चला सकता है और शहरी क्षेत्र में रहने वाले एक व्यक्ति जो है 1 महीने में 1000 रुपये में काम चला सकता है, यानी अपना खर्चा चला सकता है। और ये आंकड़े जो है सूरज तेंदुलकर कमेटी द्वारा दी गई थी। और इसके बाद ग्रामीण क्षेत्र में 1972 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह तथा शहरी क्षेत्र में 1407 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह। यह आंकड़े सी रंगराजन कमेटी द्वारा दी गई थी। मतलब कि सुरेश तेंदुलकर कमेटी द्वारा दी गई आंकड़े के बाद दूसरे आंकड़े बनाए गए जो कि सी रंगराजन द्वारा बनाए गए थे। उनके आंकड़े के दौरान ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग हैं वो 1972 रुपये में प्रति व्यक्ति प्रति माह जो है अपना खर्चा चला सकता है और शहरी क्षेत्र के जो लोग हैं एक व्यक्ति जो है वो 1407 रुपये में प्रति माह जो है अपना खर्चा चला सकता है।
और ये आंकड़े जो है रंगराजन कमेटी द्वारा दी गई थी। सो इस प्रकार निर्धनता रेखा का निर्धारण किया जाता है। सो बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, जो कि है हमारा असुरक्षित समूह। मतलब कि जो भारत के अंदर रहकर भी अपने आप को असुरक्षित समझते हैं, उन सब के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां, ग्रामीण श्रमिकों के परिवार, नगरीय अनियमित मजदूर परिवार आदि निर्धनता रेखा के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित महसूस करते हैं। ये सब जातियां और लोग जो है असुरक्षित समूह में आते हैं। सो बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, जो कि है हमारा अंतर राज्य असमानताएं। मतलब कि राज्य के अंदर असमानताएं जो होती है, उन सब के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि प्रत्येक राज्य में निर्धन लोगों का अनुपात एक समान नहीं है। बिहार और उड़ीसा सर्वाधिक निर्धन राज्य हैं। मतलब कि हर राज्य में जो निर्धन लोगों का अनुपात है वो एक समान नहीं होता है। मतलब कि हर राज्य में निर्धन लोग जो है एक समान नहीं होते हैं। जैसे कि देखा जाए, बिहार और उड़ीसा सर्वाधिक निर्धन राज्य हैं। मतलब कि जो बिहार और उड़ीसा है पूरे देश में, ये दो राज्य ऐसे हैं जो कि सबसे ज्यादा गरीब राज्य हैं। सो बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, जो कि है हमारा वैश्विक निर्धनता परिदृश्य। मतलब कि पूरे विश्व में जो निर्धनता है उन सबको कैसे आकलन किया जाता है। सो विश्व बैंक की परिभाषा के अनुसार परिदृश्य 1.19 यूएस डॉलर से कम पर जीवित निर्वाह करने वाले निर्धन हैं। मतलब कि विश्व बैंक के अनुसार एक व्यक्ति के लिए प्रतिदिन 1.19 यूएस डॉलर से कम पर जीवन निर्वाह जो व्यक्ति कर रहा है वो निर्धन है। मतलब कि ऐसे व्यक्ति जो डेली 1.90 यूएस डॉलर से भी कम पर जीवन निर्वाह करता है वो व्यक्ति जो है निर्धन है विश्व बैंक के अनुसार। सो बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, जो कि है हमारा निर्धनता के कारण। मतलब कि गरीबी का क्या कारण है, गरीबी के कारण क्या होता है। सो इसमें से पहला है ब्रिटेन उपनिवेशिक शासन के दौरान आर्थिक विकास का निम्न। मतलब कि जब ब्रिटिश शासन था उसके दौरान आर्थिक विकास नहीं हुआ, उसकी वजह से निर्धनता है। उच्च जनसंख्या वृद्धि। मतलब कि देश के अंदर अधिक जनसंख्या से है। भूमि और अन्य संसाधनों का असमान वितरण। जो भूमि है और जो अन्य संसाधन है उनका असमान वितरण से है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारण। सो ये कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है जो कि निर्धनता के कारण है। सो बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, जो कि है हमारा राष्ट्रीय प्रतिदर्शक सर्वेक्षण संगठन। मतलब कि एक ऐसे संगठन होता है जो कि निर्धनता रेखा का आकलन करता है। सो चलिए देखते हैं, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन वह संस्था जो भारत में निर्धनता रेखा का समय समय पर आकलन करता है। मतलब कि जो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है वो एक ऐसी संस्था होती है जो भारत में निर्धनता रेखा का समय समय पर आकलन करती है। और जो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है वो हर 5 साल में ही निर्धनता रेखा का आकलन करती है। और इसी में अगला टॉपिक है हमारा गरीबी कम हुई है। मतलब कि किस किस राज्य में जो है गरीबी कम हुई है और किसके वजह से हुई है। सो पहला है हमारा पंजाब और हरियाणा में उच्च कृषि वृद्धि दर से। मतलब कि जो पंजाब और हरियाणा है वो कृषि करके अपने गरीबी को कम किया है। और दूसरा है केरल, जो कि मानव संसाधनों पर ज्यादा ध्यान देकर निर्धनता को कम किया है। मतलब कि जो केरल है वो मानव संसाधनों पर ध्यान देकर गरीबी को कम किया है। और थर्ड पॉइंट है हमारा आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में अनाज के सार्वजनिक वितरण के दौरान निर्धनता को कम किया गया है। मतलब कि जो आंध्र प्रदेश है और तमिलनाडु है उसमें अनाज के सार्वजनिक वितरण के कारण निर्धनता कम हुई है। और पश्चिम बंगाल में भूमि सुधार के माध्यम से, और जो पश्चिम बंगाल है उसमें भूमि को सुधारा गया और उस पर कृषि किया गया। इसके वजह से पश्चिम बंगाल में जो है गरीबी कम हुई है। सो ये था कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट जिसकी वजह से गरीबी कम हुई थी। सो बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, जो कि है हमारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 था उसमें क्या क्या था। सो इसका उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका सुधार करना। मतलब कि इस अधिनियम का उद्देश्य था कि ग्रामीण क्षेत्र में जो आजीविका है उनका सुरक्षा करना और साल में कम से कम 100 दिनों के लिए रोजगार की गारंटी। मतलब कि जो गांव में लोग हैं उनको साल में कम से कम 100 दिनों तक रोजगार मिले, इसकी गारंटी। और तीसरा पॉइंट 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए सुरक्षित। जो 1/3 रोजगार है वो महिलाओं के लिए सुरक्षित रखा जाए। जैसे कि इस अधिनियम के दौरान मान लो कि 100 लोगों का रोजगार मिलने वाला है तो इसमें से 1/3 मतलब कि 25 सीट जो है महिलाओं को मिलेगा। और फोर्थ पॉइंट है आवेदन के 15 दिन के अंदर अगर रोजगार नहीं उपलब्ध कराया जाता तो बेरोजगारी भत्ते का हकदार होगा। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति आवेदन किया नौकरी के लिए और इसके 15 दिन के अंदर अगर रोजगार उन्हें उपलब्ध नहीं कराया गया तो उनको रोजगारी भत्ते दिया जाएगा। मतलब कि इसमें जो है कुछ पैसे दिए जाते हैं जिसे हम भत्ते बोलते हैं। सो ये था महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 जिसके बारे में हमने बात कर लिया।
और बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, जो कि है हमारा प्रधानमंत्री रोजगार योजना। जो प्रधानमंत्री रोजगार योजना था उसके अंतर्गत क्या हुआ था उसके बारे में बात करने वाले हैं। 1993 में प्रारंभ जो प्रधानमंत्री रोजगार योजना था वो 1993 में प्रारंभ किया गया था, मतलब कि स्टार्ट किया गया था, यानी कि लागू किया गया था। और इसका उद्देश्य था ग्रामीण और छोटे शहर में शिक्षित बेरोजगारी युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर का सृजन। मतलब कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना का उद्देश्य था कि गांवों में और छोटे शहरों में जो शिक्षित बेरोजगार युवा हैं उनके लिए रोजगार सृजन करना, मतलब कि उनको उनके नॉलेज के हिसाब से रोजगार देना। और लघु व्यवसाय और उद्योग स्थापित करने में सहायता करना, मतलब कि जो व्यक्ति अपना उद्योग स्थापित करना चाहता है उसमें सहायता करना। मतलब कि जो प्रधानमंत्री रोजगार योजना था उसके दौरान कोई व्यक्ति अगर उद्योग स्थापित करना चाहता है तो उसमें जो है सरकार उसका सहायता करेगी। ये था प्रधानमंत्री रोजगार योजना, जिसका टॉपिक हमारा यहीं पर खत्म होता है और चैप्टर भी यहीं पर खत्म होता है। और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।